हेलो फ्रेंड्स, अभी यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी चर्चा में है। सामान्य नागरिक संहिता की मांग पिछले काफ़ी समय से की जा रही थी। इसको लेकर केंद्र सरकार अब जाकर अग्रसर हुई है। हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसका विभिन्न धर्मों पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा अन्य जातियों पर जैसे आदिवासी जाति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम लोग डिटेल रूप से विवेचना करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कल प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही परिवार में दो लोगों के अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है, कहता है कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें अडंगा लगा रहे हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों को यूसीसी को लेकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। कानून दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिमिनल कानून और दूसरा सिविल कानून। क्रिमिनल कानून क्या है आपको मैं बताता हूं। क्रिमिनल कानून में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। इसमें सभी धर्मों और सभी समुदाय के लिए एक ही तरह का कोर्ट प्रोसेस, एक ही तरह का कानून एवं एक ही प्रकार का सजा का प्रावधान होता है। जबकि जो सिविल कानून होते हैं, इसमें शादी विवाह, संपत्ति से जुड़ा मामला सिविल कानून के अंतर्गत आता है। भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में रीति रिवाज, संस्कृति और परंपराओं का खास महत्व है। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को पर्सनल लॉ भी कहते हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, यहाँ तक कि सिखों का भी अपना पर्सनल लॉ है। अब अगर हम बात करें कि इस पर्सनल लॉ से क्या होता है, तो जैसे आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि मुस्लिमों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होता है, उसमें हिंदू पर्सनल लॉ का कानून नहीं लागू होता है। हिंदुओं में भी जो हिंदुओं का मैरिज एक्ट है वो मुस्लिमों पर लागू नहीं होता है, उसके लिए मुस्लिम हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है। और अगर दो समुदाय या दो धर्मों के लोग आपस में शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट की व्यवस्था की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ के कानून खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाया जाएगा। इसमें ना तो किसी धर्म ना ही किसी जाति, सबके लिए समान कानून होगा। इसमें हमारे जो निजी कानून है, जिनको हम पर्सनल लॉ कहते हैं, उनको समाप्त करके सबके लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात सामान्य नागरिक संहिता बनने के बाद विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म को लेकर। देश में जब शहरीकरण नहीं हुआ था तब हिंदू फैमिली यूनाइटेड रूप में एक संयुक्त परिवार के रूप में रहती थी। तब इसको अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली यूएचएफ की मान्यता दी गई थी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एचयूएफ अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को इनकम टैक्स में छूट दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कि अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को जो टैक्स में छूट हो उसको कोर्ट से भी मान्यता प्राप्त है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद एचयूएफ जैसी जो सुविधाएं हिंदुओं को दी गई थी
उसे समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि 2005 में कानून बदलाव करके HUF में महिलाओं के समान अधिकार की बात की गई थी और काफ़ी हद तक इसे लागू भी किया गया था। जो 2005 में HUF में कानून में बदलाव किए गए थे, इसके अनुसार महिलाओं को अब संपत्ति में अधिकार भी दिया जाने लगा है, जो कि पहले नहीं मिलता था। अब आइए बात करते हैं कि अन्य दूसरे धर्मों पर UCC का क्या प्रभाव पड़ेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 देश में सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए बना कानून है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ये एक्ट 1954 में लागू हुआ था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ किसी अन्य धर्म या जाति के दूसरी व्यक्ति के साथ शादी करने की इजाजत है। ये एक्ट दो अलग अलग धर्मों या दो अलग अलग जाति के लोगों को आपस में शादी करने का प्रावधान है। इसमें की गई जो शादी होती है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह या औपचारिकता की जरूरत नहीं होती है। अब UCC के बाद जैसे कि संभावना जताई जा रही है, कुछ हिंदू संगठनों ने यह सवाल उठाया है कि क्या UCC लागू होने के बाद स्पेशल मैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इस UCC में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होंगे और पर्सनल लॉ समाप्त कर दिए जाएंगे। अब इसी प्रकार के सिखों में भी अपने पर्सनल लॉ हैं, उनमें भी परिवर्तन होगा। अब बात अगर किया जाए तो क्या हो सकता है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में संभावना है कि सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी धर्म या जाति या किसी समुदाय के हो, उनके लिए एक कानून बनेगा जिसमें न्यूनतम शादी की उम्र, आप कितनी शादियां कर सकते हैं, अर्थात मैक्सिमम शादी का सीमा जो होगा, जैसे कि मुस्लिमों को अभी 4 शादी करने की छूट है और दूसरी अन्य धर्म के लोग सिर्फ एक ही शादी कर सकते हैं। खासकर जब पत्नी अगर जिंदा हो या फिर तलाक नहीं हुआ हो तो आप एक ही शादी कर सकते हैं, दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। जबकि मुस्लिमों के अपने पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार अभी उन्हें 4 शादियां करने की छूट है। अब इसी तरह कुछ आदिवासी समुदायों ने भी शंका जाहिर की है। आदिवासियों के अपने ट्रेडिशनल रूढ़ियां के हिसाब से कानून चलता है। कुछ आदिम जनजातियों में महिलाएं 2 से ज़्यादा शादियां करती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा शादियां करती हैं। पुरुष लोग भी हैं जो आदिवासी पुरुष हैं, उनमें भी 2 या 2 से ज़्यादा शादियां होती है। उनमें जो संपत्ति का बंटवारा होता है उसका भी अलग नियम है। भारत में मिताक्षरा और दया भाग की पद्धति है। उत्तर भारत में कहें तो मिताक्षरा चलती है तथा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में या बंगाल के कुछ क्षेत्रों में दया भाग की प्रधानता है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में मिताक्षरा को अपनाया जाएगा या दया भाग को, या फिर दोनों का समावेश किया जाएगा। अब अगर बात करते हैं कि तमिलनाडु या साउथ के लोगों का क्या होगा। साउथ में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आपस में अपने पारिवारिक संबंधों में ही शादियां करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बिहार में 3.2% लोग हैं जो अपने परिवार में अपने फादर की ओर से या फिर अपने मदर की ओर से, जिनको हम लोग कजन्स बोलते हैं, उनके यहाँ शादी करते हैं। तमिलनाडु में लगभग 20% लोग हैं जो अपने परिवार में ही शादी करते हैं। 2015-16 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 10.5% महिलाएं अपने पिता के साइड से के फर्स्ट कजन से, मतलब मामा का जो कजन होगा, भतीजा भतीजी जिसको हम लोग बोलते हैं, चचेरा भाई बहन जो हुए, और 13.5% अपनी माँ के साइड के फर्स्ट कजन से, और 3.5% महिलाएं अपने अंकल से शादी करती हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। जबकि हमारे नॉर्थ इंडिया में इस प्रकार के विवाह
या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में इस तरह के विवाह का प्रतिबंध है। अब ऐसी स्थिति में तमिलनाडु या फिर कहें साउथ के हिंदुवादी संगठनों ने भी सवाल उठाया है कि जिन शादियों की मान्यता दक्षिण भारत में है और उत्तर भारत में नहीं है, उन शादियों का क्या होगा। अर्थात जो शादियां प्रतिबंधित रिलेशनशिप के अंतर्गत आती हैं, जिनको साउथ में मान्यता है लेकिन नॉर्थ इंडिया में मान्यता नहीं है, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या प्रस्ताव रखा जाएगा। तो इस तरह से बहुत से कानून हैं जिसको हिंदू भी प्रभावित हो रहे हैं, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं, आदिवासी भी प्रभावित हो रहे हैं। तब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार आखिर ऐसे विवादित मुद्दों को लेकर कानून में क्या प्रावधान करेगी, विशेषकर शादी का प्रावधान, तलाक के प्रावधान, संपत्ति से जुड़े प्रावधान। बहुत सारे ऐसे धर्मों में, जातियों में अभी भी महिलाओं को संपत्ति में हक नहीं दिया जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से अब महिलाओं को भी बराबर का हक मिल जाएगा, सभी कानूनों में महिलाओं की भी बराबरी हो जाएगी। एक बात और, बहुत से ऐसे पर्सनल कानून हैं या फिर दूसरे अन्य भी कानून हैं जिसमें कि महिलाओं को प्रिविलेज दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यूसीसी में क्या महिलाओं को वो दिया गया प्रिविलेज खत्म कर दिया जाएगा? अब ये महिलाओं के लिए भी बात है। तो 3 तारीख को विभिन्न दलों की बैठक बुलाई गई है इस मुद्दे पर। अभी तक आम आदमी पार्टी, बीजेपी, शिवसेना जैसे संगठन यूसीसी की वकालत कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, सपा, टीएमसी जैसे दल अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी क्या मान्यता है, उनका क्या कहना है। अब 3 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक होने वाली है उसमें ही कुछ पता चल पाएगा कि भारत के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो इस मुद्दे पर अपने क्या विचार रखते हैं। जहां तक मुस्लिम संगठनों की बात है तो उन्होंने अभी से ही खुलकर यूसीसी का विरोध करना शुरू कर दिया है। कुछ हिंदू संगठन भी विरोध कर रहे हैं, दक्षिण भारत के भी कुछ हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि सरकार चाह रही है कि इस मुद्दे को यहीं खत्म किया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द इस पर कानून बन जाए। लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट 3 तारीख को सबमिट करेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि 3 तारीख को इस मीटिंग में क्या होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।